सन 2016 के पतझड़ में मैंने एक बहुत पुराने घर के आधे हिस्से में रहना शुरू किया। यह 19वीं शताब्दी के 80 के दशक में बनाया गया था, इंडियाना यूनिवर्सिटी के मूल परिसर के पास। पुराने परिसर के आसपास का क्षेत्र एक पार्क बन गया था, लेकिन वह बेघर लोगों और नशाखोरों से भरा था। घर के मालिकों ने इसे एक अजीब डुप्लेक्स में बदल दिया। मेरे दोस्त पहले वहां रहते थे और उनका दावा था कि यह भूतिया था, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। वह थोड़े अजीब आदमी थे। घर का लेआउट अजीब था। जब आप दरवाजे से अंदर जाते थे तो आप एक लिविंग रूम जैसी जगह में होते थे। फिर अगर आप चलते रहे तो एक शयन कक्ष के लिए द्वार था, उसके आगे रसोई थी। वहां कोई दरवाजे नहीं थे सिवाय बाथरूम के और उस दरवाजे के जो साझा तहखाने की ओर जाता था। वहां मेरी पहली रात बिना किसी घटना के बीती। मुझे थोड़ी असहजता महसूस हुई क्योंकि मैं लंबे समय से अकेले नहीं रहा था। मैं अकेलापन और बेचैनी महसूस कर रहा था। मैं देर तक जागता रहा और अंततः सो गया, लेकिन मैं फिर से सुबह 3 बजे के आसपास जाग गया। ये एक घिसा पिटा कथन है, मुझे पता है। मुझे जगाने वाली आवाज ढोल बजने की थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक समूह के ढोल बजाने वाले लिविंग रूम की हर सपाट सतह पर ढोल बजा रहे थे। ये कुछ समय तक चलता रहा और मैं पूरी तरह से डरा हुआ था। ये बस एक शोर था। करीब 2 या 3 मिनट बाद मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाई उठने और देखने की। जैसे ही मैं लिविंग रूम की दहलीज पार करता, ये तुरंत रुक गया। बाकी रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने ज्यादा नींद नहीं ली। कुछ दिन बाद एक दोस्त मिलने आया था। वह जाने ही वाला था। हम मेरे किताबों की अलमारी के पास सामने के दरवाजे पर खड़े थे। मैंने उसे बताया कि मुझे सोने में परेशानी हो रही थी और पहली रात की कहानी बताई। जैसे ही मैं यह कह रहा था, एक किताब खुद को शेल्फ से फेंक कर फर्श पर 3 फीट दूर जा गिरी। उसे उस पेटी के पास से उड़ना पड़ा जिस पर शेल्फ रखा था, और वह हम दोनों के बीच में आकर गिरी। उसने मुझे एक डरी हुई नजर से देखा और कहा कि उसे जाना होगा। मैं उसे दोष नहीं देता। अंततः मैंने डुप्लेक्स के दूसरे हिस्से में रहने वाले आदमी से पूछा कि क्या चल रहा है। वह वहां 8 साल से रह रहा था। उसने मुझे बताया कि कोई भी 1 साल से अधिक वहां नहीं रुका और वे सभी एक ही चीजों की रिपोर्ट करते थे। किसी भी कारण से उसने कहा कि उसके पक्ष में कभी कुछ नहीं हुआ। यह समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा ही था। मैंने इसे अपनी कल्पना का धोखा मानकर ध्यान नहीं देने की कोशिश की, लेकिन अजीब घटनाएं बंद नहीं हुई। हर रात मुझे अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे दीवारों से फुसफुसाहट आ रही हो। दूसरी बार मुझे अपने बेडरूम के बाहर गलियारे में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मुझे हर समय देखा जा रहा हो। जब भी मैं घर में अकेला होता, मुझे लगता कि कोई या कुछ छाया में गुप्त तरीके से छुपा हुआ था जो मेरी दृष्टि से बाहर था। एक रात जैसे ही मैं सोने के लिए तैयार हो रहा था, मैंने जोर की आवाज सुनी जो आ रही थी तहखाने से। ऐसा लगा जैसे कोई दीवारों पर स्लेजहैमर से मार रहा था। मैं कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर अपनी हिम्मत जुटाई और जांच करने चला गया। जब मैं खड़खड़ाते सीढ़ियों से नीचे तहखाने की ओर बढ़ा तो धमाका और जोरदार और बेचैन हो गया। जैसे ही मैं सीढ़ियों के निचले पायदान पर पहुंचा और धुंधली रोशनी वाले कमरे में कदम रखा, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन मेरी हैरत की बात थी कि वहां कुछ भी नहीं था। कमरे में कुछ पुराने बक्से और फर्नीचर थे जो धूल से ढंके चादरों में थे। धड़धड़ाहट जितनी अचानक शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक बंद भी हो गई थी। मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि उस घर में कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोने में कोई काली मौजूदगी घात लगाए बैठी हो, बस वार करने के इंतजार में। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपनी दैनिक दिनचर्या में लगा रहा, लेकिन इसे नजरअंदाज करना मेरे लिए दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। जैसे मेरे ऊपर एक काले बादल की तरह डर का साया मंडरा रहा हो। एक शाम जब मैं रसोई में खाना बना रहा था, मैंने बेडरूम से खून जमा देने वाली चीख सुनी। मैंने जो कर रहा था उसे छोड़ दिया और डर के मारे तेजी से जांच के लिए दौड़ा। पर जब मैं बेडरूम पहुंचा, वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था और एकमात्र आवाज मेरी ही धड़कन की थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि मैं अपना दिमाग। अजीब घटनाएं अधिक बार हो रही थीं और मैं इस भावना को नहीं हटा पा रहा था कि मुझे किसी ऐसी चीज से परेशान किया जा रहा था जो मेरी समझ से परे थी। मुझे पता था कि मुझे उस घर से निकलना होगा, लेकिन मैं जाने का खर्च नहीं उठा सकता था। मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे अपने ही घर में कैदी हूं। फिर एक रात हालात और भी बुरे हो गए। मुझे बेचैन नींद से दीवारों से आने वाली फुसफुसाहट की आवाज से जगाया गया। ये मानो 100 आवाजें एक साथ बोल रही थीं। उनके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वे द्वेष से भरे हुए थे और घृणा। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। जब मैं बिस्तर पर उठकर बैठा, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और फिर अचानक फुसफुसाहट बंद हो गई और मैंने अपने पलंग के पायताने से एक निम्न गहराई से आने वाली गुर्राहट सुनी। मैंने बेड साइड लैंप ऑन किया, ये उम्मीद करते हुए कि अंधेरे में कोई जंगली जानवर छिपा होगा, लेकिन जो मैंने देखा वो और भी बुरा था। मेरे बिस्तर के पैताने पर एक आकृति खड़ी थी जो अंधेरे में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें परलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। उसका मुंह एक क्रूर मुस्कान में मुड़ा हुआ था। तीखे नुकीले दांतों की पंक्तियां दिख रही थीं। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, उस आतंक से बचने के लिए कुछ करना चाहता था जिसने मुझे जकड़ लिया था, लेकिन मैं अपनी जगह पर जमे होने के कारण हिल भी नहीं सका, सांस भी नहीं ले सका। और फिर अचानक तेज गति से वो आकृति आगे बढ़ी। मेरा उसके पंजे वाले हाथ मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंत के लिए खुद को स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो वह आकृति चली गई थी और मैं फिर से अंधेरे में अकेला था। मुझे तब पता था
कि मुझे उस घर को किसी भी कीमत पर छोड़ना होगा। मैंने अपना सामान पैक किया और रात में भाग निकला, उस घर में मेरा पीछा करने वाले बुरे सपने पीछे छोड़ते हुए। आज तक मुझे यह नहीं पता कि उस पुराने घर की छाया में क्या छिपा था, और मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे कभी पता न चले। लेकिन एक चीज निश्चित है, मैं उन भयानक घटनाओं को कभी नहीं भूल पाऊंगा और मैं कभी भी उस घर में कदम नहीं रखूंगा। अगली कहानी पर जाने से पहले यदि आप पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगामी डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। कृपया इन कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद। जब मैं एकल ड्राइवर था, मैं मेम्फिस, टेनेसी में डिलीवरी कर रहा था। ये एक गर्मियों की शाम थी और सूर्य शहर पर अस्त हो रहा था। सड़कों पर सुनहरी चमक फैल रही थी। मैं घंटों से गाड़ी चला रहा था और मेरा जीपीएस मुझे शहर के बाहरी इलाके में एक गोदाम तक ले गया। जैसे ही मैं पार्किंग क्षेत्र में पहुंचा, मैंने एक बेचैनी का अनुभव किया। इमारत सुनसान लग रही थी और केवल पुरानी लकड़ी की पेटियों की हवा में चरमराने की आवाज आ रही थी। मैंने अपना क्लिपबोर्ड उठाया और ट्रक से बाहर कदम रखा। गर्म हवा ने मुझे घेर लिया। गाड़ी दाढ़ी वाला एक कठोर सा दिखने वाला आदमी मुझे लोडिंग डॉक पर मिला। उसने डिलीवरी के लिए साइन किया और मैंने माल उतारना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उसने मुझे इंतजार में रखा, यह कहकर कि कागजात में कोई दिक्कत है। जैसे ही घड़ी ने 7 बजने की सूचना दी, मेरा ड्राइविंग समय खत्म हो गया। मुझे अपने अनिवार्य 10 घंटे के रीसेट के लिए एक जगह पार्किंग ढूंढनी थी। रिसीवर ने सुझाव दिया कि मैं वेस्ट मेम्फिस में पास के टीए पेट्रो ट्रक स्टॉप की ओर जाऊं, राज्य रेखा के पार। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने ट्रक में वापस चढ़ गया, थका हुआ और निराश महसूस कर रहा था। ट्रक स्टॉप तक का सफर बिना किसी घटना के था, लेकिन जब मैं पार्किंग में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां अजीब सी शांति थी। सूरज क्षितिज के नीचे चला गया था, जिससे सड़क पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। मैंने बहुत पीछे जाकर पार्क किया, जहां अंधेरा मेरे ट्रक को पूरी तरह निगलता हुआ लग रहा था। मेरा कुत्ता नूडल्स, एक गंदा सा छोटा टेरियर, यात्री सीट पर बैठा रहा, मेरी बेचैनी को महसूस कर रहा था। मैंने नूडल्स को जल्दी से चलने के लिए बाहर निकाला और जब हम सुनसान जगह में घूम रहे थे, मैंने देखा कि एक आदमी ट्रेलर के पीछे खड़ा है, बस खालीपन में देख रहा है। उसकी उपस्थिति से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और मैंने अपनी गति तेज कर दी। नूडल्स को जल्दी से ट्रक की सुरक्षा में ले गया। नूडल्स को व्यवस्थित करने के बाद मैंने अपना डिनर बैग लिया और ट्रक स्टॉप के रेस्तरां की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं चला, मेरे पीछे कदमों की आहट गूंजी। मैंने मुड़कर देखा कि वही आदमी ट्रेलर से मुझे दूर से फॉलो कर रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने अपनी चाल बढ़ा दी, खड़े ट्रकों के बीच से निकलते हुए। लेकिन चाहे जितने भी मोड़ मैंने लिए, वो मेरी गति के साथ बना रहा, हमेशा नजर से छुपा हुआ। मैंने रेस्तरां का दरवाजा खोला। अंदर की गर्माहट और भीड़-भाड़ वाले माहौल के लिए आभारी थी। जगह खचाखच भरी हुई थी और मैं बार पर एक स्टूल पर बैठ गई, एक बर्गर और फ्राइज ऑर्डर किया। जैसे ही मैं अपने खाने का इंतजार कर रहा था, मैंने चारों ओर देखा। उस रहस्यमय आदमी को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। अपने भोजन के बीच में मुझे बाथरूम जाना पड़ा और मैं माफी मांगते हुए गया। जब मैं वापस आया, मेरी कांटा प्लेट के दाईं ओर था। मैं बाएं हाथ का हूं और हमेशा अपने बर्तन बाईं तरफ रखता हूं। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। किसी ने मेरे खाने को छुआ था। मैं वेट्रेस को बुलाया, जो अभी भी मेरी कुर्सी के पीछे खड़ी थी, और पूछा कि क्या उसने मेरे खाने के साथ कोई छेड़छाड़ की है। उसने इससे इनकार किया और मैंने पूछा कि क्या उसने किसी और को मेरी प्लेट के पास देखा था। उसने सिर हिला दिया। कुछ भी देखने की फुर्सत नहीं थी। मैंने प्रबंधक को बुलाया और जब वह आए तो मैंने उन्हें उस अजीब आदमी और मेरी छेड़ी हुई खुराक के बारे में बताया। लेकिन प्रबंधक के चेहरे पर गंभीरता आ गई और उन्होंने मेरी खुराक बदलने और मुझे एक सुरक्षित सीट पर ले जाने की पेशकश की। जब मैं अपनी नई खुराक का इंतजार कर रहा था, वह कार्यालय में गए और गंभीर नजर से लौटे। उन्होंने कहा, मैंने कैमरे की फुटेज देखी और एक व्यक्ति वास्तव में उस समय आपकी प्लेट के पास आया जब आप बाथरूम में थे। उसने आपके मैश किए हुए आलू में कुछ मिलाया, उसे हिलाया और इमारत से बाहर चला गया। मेरी त्वचा में सिहरन सी दौड़ गई। प्रबंधक ने पुलिस को बुलाने की पेशकश की और मैंने सहमति जताई, जिससे मुझे कुछ राहत महसूस हुई। जब मैंने अपना नया भोजन समाप्त किया तो प्रबंधक मेरे सामने बैठ गया। उसकी आंखें रेस्तरां को स्कैन कर रही थीं। मैं नहीं चाहता कि आप अकेले जाएं, उसने कहा। पुलिस आपको आपके ट्रक तक लेकर जाएगी। कुछ ही देर में 2 अधिकारी आ गए, बयान लेने और परिसर की तलाशी लेने लगे। वे रहस्यमय व्यक्ति का कोई निशान नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ट्रक स्टॉप पर नजर रखने का वादा किया। एक अधिकारी ने मुझे मेरी गाड़ी तक वापस छोड़ने का प्रस्ताव रखा और जैसे ही हम अंधेरे पार्किंग में चल रहे थे, मुझे इन दयालु अजनबियों के प्रति आभार की भावना महसूस हुई। जब हम मेरे ट्रक तक पहुंचे तो अधिकारी ने बताया कि उसका साथी सारी रात वहां नजर रखेगा, मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। मैंने उन दोनों का धन्यवाद किया। मुझे राहत महसूस हो रही थी। रात लंबी और डरावनी थी, लेकिन अजनबियों की दया के कारण मैं बिना किसी चोट के इस संकट से निकल आया। जब मैं रात के लिए बसने लगा तो नूडल्स मेरे बगल में आकर लेट गया। मैं उस रहस्यमय आदमी के बाहर देखने और प्रतीक्षा करने के एहसास को नहीं हिला सका, लेकिन पुलिस की निगरानी से मुझे सुरक्षा की भावना मिली और अंततः मेरी पलकों पर भारीपन आ गया और मैं सो गया।